जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा एग्ज़ाम 2023 13 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन लेकर आपके सामने फिर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, आपको क्वेश्चन के साथ साथ इनके आंसर एवं उनसे संबंधित डिटेल्ड जानकारी उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरी देखना, ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात हो जाएगा। राज्य की तटरेखा की बात करें तो 1214 किलोमीटर लंबी इसकी तटरेखा है, जो कि किस सागर में फैली हुई है? अरब सागर से, पश्चिमी अरब सागर से ये लगती है। तटरेखा किसे बोलते हैं? तटरेखा बोलते हैं जहाँ एक बड़े पिंड की भूमि कहाँ से लगती है? पानी से लगती है, उसको क्या बोलते हैं? तटरेखा कहते हैं। भारत में दूसरी सबसे बड़ी तटरेखा किस राज्य की है? आंध्र प्रदेश राज्य की है। अब भारत की कुल तटरेखा की बात करें तो तटरेखा है भारत की कुल 7516.6 किलोमीटर तटरेखा है भारत की कुल, जिसमें 5422.6 इसमें मुख्य भूमि की तटरेखा है और 20.94 किलोमीटर जो द्वीप समूह वगैरह हैं इनकी तटरेखा है। 20.294 किलोमीटर इसकी तटरेखा है। भारतीय समुद्र तटरेखा 9 राज्यों किस किस की है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और 2 केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव और पुदुचेरी को छूता है। अगला क्वेश्चन आया था यूपीआई पेमेंट से संबंधित आया था। चलिए, यह आरबीआई द्वारा विनियमित इंटरफेस जिसे क्या कहा जाता है? यूपीआई कहा जाता है। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। उपयोगकर्ताओं को मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके यह क्या करता है? तुरंत धन हस्तांतरित करने की अनुमति देता है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को किसके साथ सहयोग करके बनाया गया है? यूपीआई को एनपीसीआई के द्वारा विकसित किया गया है। एनपीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई और इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन द्वारा स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लूनी नदी का समापन कहाँ होता है? इसका मतलब लूनी नदी कहाँ जाके मिलती है? तो लूनी नदी का उद्गम की बात कर लें सबसे पहले, तो इसका उद्गम राजस्थान के अजमेर जिले के नाग पहाड़ियों या नागा पहाड़ियों से होता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? नाग पहाड़ या नागा पहाड़ियों से होता है। और लूनी नदी अजमेर के पास अरावली रेंज की पुष्कर घाटी में उत्पन्न होती है। इसकी ये दूसरी लोकेशन है, अरावली रेंज पुष्कर घाटी। और ये मिलती कहाँ है? थार के रेगिस्तान के जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है आपका, ये भारत हो गया मान लो, तो जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है इस साइड दक्षिण पूर्वी हिस्से से गुजरती है। यह कहाँ मिल जाती है? यह गुजरात के कच्छ के रण में दलदली भूमि में समाप्त हो जाती है। गुजरात के कच्छ के रण में क्या हो जाती है? ये दलदल में मिल जाती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐहोल अभिलेख के रचनाकार कौन है? ऐहोल अभिलेख के रचनाकार कौन है? तो इसके रचयिता जैन कवि रवि कीर्ति थे। जैन कवि रवि कीर्ति थे। इस अभिलेख में किसका वर्णन किया गया है? जो पुलकेशन द्वितीय था, इसकी विजयों का वर्णन किया गया है। अभिलेख में पुलकेशन द्वितीय के हाथों हर्षवर्धन की पराजय के बारे में जानकारी मिलती है। यानी जो पुलकेशन द्वितीय था, इसने किसको हराया था? हर्षवर्धन को हराया था। इसके बारे में इसकी जानकारी लिखी हुई है। यह अनुमान लगाया जाता है कि हर्ष और पुलकेशन के मध्य 630 से 634 के बीच युद्ध हुआ था। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बारे में कुछ और जानकारी है, उसको रीड कर लेते हैं थोड़ा। ऐहोल कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है।
व्यापक रूप से भारतीय वास्तुकला के बारे में इसको पहचाना जाता है। आप लोगों के लिए ये मतलब डिटेल में जानकारी उपलब्ध कराने का ये उद्देश्य है कि अभी जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से जो डिटेल पढ़ेंगे आप तो इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। यह चालुक्यों की राजधानी थी। यहाँ शिलालेख पुलकेशन के विजय के बारे में जानकारी देते हैं। विशेष रूप से हर्षवर्धन को कैसे पराजित किया था इसके संबंध में जानकारी मिलती है। अब सबसे प्राचीन की अभिलेख की बात करें तो कौन सा है? सबसे प्राचीन अभिलेख बोगज कोई अभिलेख है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, जिस कारण इसे मितंतवी अभिलेख भी कहा जाता है। बोगज कोई या इसका दूसरा नाम मितंतवी, यह सबसे प्राचीन अभिलेख एशिया माइनर अर्थात मध्य एशिया से प्राप्त हुआ था, जिसका समय लगभग 1400 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? आप लोग भली भांति जानते हैं रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अपने दरबार में कभी नग्न अवस्था में आ जाता था और इसे नग्न स्त्री एवं नग्न पुरुषों की संगत पसंद होने के कारण इसे रंगीला बादशाह कहा जाता है। चलिए कुछ और उपनाम देख लेते हैं। जैसे लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए कहा जाता है। थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे आप लोग देख लेना। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के लिए कहा जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के लिए कहा जाता है। लोक नारायण जयप्रकाश नारायण के लिए कहा जाता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए कहा जाता है। राष्ट्रपिता आप लोग जानते हैं महात्मा गांधी के लिए कहा जाता है। देश रत्न या फिर अजातशत्रु किसके लिए बोला जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए कहा जाता है। वयोवृद्ध पुरुष भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसके लिए कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी के लिए कहा जाता है। चलिए दोस्तों, कल आप लोगों को नृत्य से संबंधित बताया था, उसमें से आज एक क्वेश्चन आ गया है। मोहिनी अट्टम में किस रंग की साड़ी पहनी जाती है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एक शास्त्रीय नृत्य आप लोगों ने देखा हो टीवी वगैरह में, तो मोहिनी अट्टम में वो सफ़ेद साड़ी में नृत्य करती हुए दिखती हैं। तो मोहिनी अट्टम केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का नृत्य है? ये एक शास्त्रीय नृत्य है केरल का। इसमें जो वेशभूषा होती है सफ़ेद रंग की साड़ी होती है, जिस पे खूबसूरत गोल्डन बॉर्डर लगा होता है। आप लोगों ने देखा होगा टीवी में अच्छे से। मोहिनी अट्टम नृत्य केरल की शास्त्रीय नृत्य शैली है, जो भगवान विष्णु के मोहिनी के रूप में केरल में सागर के तट पर किया जाता है। प्रमुख कलाकार कौन से हैं इसके? हेमा मालिनी हैं, तारा निडगड़ी हैं, भारती शिवाजी हैं, श्रीदेवी हैं, काला देवी, रागिनी देवी, गीता नायक और अन्य कलाकार हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों पिछली वीडियो में आपको नृत्य और उनसे संबंधित व्यक्ति बताए गए थे, जो कि कल के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज वहीं से एक क्वेश्चन और पूछ लिया गया है। बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं? तो सबसे पहले इनको पद्म विभूषण प्राप्त हुआ है। ये बिरजू महाराज हैं जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक के मशहूर कलाकार हैं। कहाँ से? उत्तर प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा? कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। लखनऊ के कथक घराने में पैदा हुए बिरजू महाराज के पिता, इनके पिता का नाम क्या था? अच्छन महाराज, और चाचा क्या थे? शंभू महाराज का नाम देश के प्रसिद्ध कलाकारों में था। उनका शुरुआती नाम क्या था? बिरजू महाराज का पहले नाम क्या था? ब्रजमोहन मिश्रा था। ब्रजमोहन से बोलते बोलते इनको क्या बोलने लगे? बिरजू बोलने लगे और इनका नाम चल गया बिरजू महाराज। आपसे पूछें तो इनका सही वास्तविक नाम क्या है? ब्रजमोहन मिश्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सी नदी मानसरोवर झील से निकलती है? तो मानसरोवर झील से वैसे तो बहुत सारी नदियां हैं जो मानसरोवर झील से निकलती हैं, लेकिन यहाँ मेन पूछा गया था कि जो राकस ताल है इससे कौन सी नदी निकलती है? मानसरोवर के पास जो राकस ताल है इससे कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका सतलज।
राकसताल तिब्बत में एक झील है जो मानसरोवर और कैलाश पर्वत के पास उसके पश्चिम में स्थित है। सतलज नदी राकसताल के उत्तरी छोर से निकलती है। चलिए और नदियां देख लें और उनका उद्गम स्थल देख लें। तो सिंधु की जो टोटल कितने किलोमीटर बहती है, 2880 किलोमीटर बहती है। ये कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील के समीप स्थित सानो ख्वाब हिमनद से ये निकलती है। अगली देख लें, गंगा नदी है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, जब भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, कहाँ पर होता है, देवप्रयाग में होता है। तो वहीं से इसका नाम क्या पड़ जाता है, वहीं से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। ये याद रख के चलिए। ये आपका ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है कि भागीरथी और अलकनंदा के संगम को क्या कहा जाता है, तो याद रख लेना, इसको देवप्रयाग कहा जाता है। चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब नदी बाड़ालाचा दर्रा लाहौल स्पीति से निकलती है। अगला गोदावरी की बात करें तो गोदावरी नासिक महाराष्ट्र के दक्षिणी पश्चिम में 42 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव की पहाड़ी से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दांडिया नृत्य कहाँ का है। आप लोग भली भांति जानते हैं कि दांडिया नृत्य गुजरात का है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि गुजरात का है कि राजस्थान का। दोस्तों ये बहुत सरल क्वेश्चन था। दांडिया रास नृत्य, वहाँ रास के कई रूप हैं, लेकिन गुजरात में नवरात्रि के दौरान प्रदर्शन होता है। इसे क्या बोला जाता है, डांडिया रास बोला जाता है। सबसे लोकप्रिय रूप है। रास के अन्य रूपों में एक बड़ी बड़ी छवि प्रयोग किया जाता है। यह राजस्थान के डांगलीला और उत्तर से रासा से शामिल किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड से संबंधित आप एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो नाबार्ड के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले नाबार्ड के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई महाराष्ट्र में अवस्थित भारत का एक क्या है, शीर्ष बैंक है। इसे कृषि ऋण से जुड़े क्षेत्रों में योजना परिचालन के नीतिगत मामलों में तथा भारत के ग्रामीण अंचल की अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए मान्यता प्रदान की गई है। अब इसकी स्थापना देखें तो स्थापना होती है 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। ये याद रख के चलिए। इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय इसका है मुंबई में। नाबार्ड का फुल फॉर्म देखें तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका ये फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 से अधिक रजवाड़ों देसी रियासतों के भारत के विलय के लिए कौन उत्तरदायी था। आप लोग जानते हैं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनने 500 से अधिक देसी रियासतों को भारत में मिलाया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 562 देसी रियासतों को भारत में मिलाकर भारत को एक सूत्र में बांधा और भारत को मौजूदा स्वरूप दिया। तो भारत के एकीकरण में के समय कुल 562 रियासतें थीं। क्षेत्रफल में देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी रियासत कौन थी, हैदराबाद रियासत थी। और सबसे छोटी रियासत कौन थी, बिलवारी रियासत थी मध्य प्रदेश की। ये अच्छे से याद करके चलिए, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। आपसे पूछा गया है क्रांति। पिछली जो वीडियो थी इसमें आप लोगों के लिए सभी क्रांति के बारे में बता दिया था। पिछले बार में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें आपको संपूर्ण क्रांतियों के बारे में समझा दिया गया है। तो आप पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं। नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य पालन से नीली क्रांति का संबंध है। नीली क्रांति एक महत्वपूर्ण और अत्यधिक उत्पादक कृषि गतिविधियों के रूप में जलीय कृषि के उल्लेखनीय उद्भव को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन गुलाम वंश से संबंधित है। एक क्वेश्चन क्लियर पता नहीं चल पाया है, लेकिन लगता है ये क्वेश्चन इस तरह से आया होगा। तो जो इल्तुतमिश है यह गुलाम वंश से संबंधित है।
गुलाम वंश का अन्य नाम क्या है? इसको मामूलक वंश भी कहा जाता था। गुलाम वंश का ये दूसरा नाम है। इल्तुतमिश ने उत्तरी भारत के घुरिद क्षेत्रों पर शासन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनल मानसें किस नृत्य से संबंधित हैं? तो आप लोगों को कल वीडियो में नृत्य और उनसे संबंधित व्यक्ति बता दिए गए थे। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं तो आप इनको ध्यान से पढ़ लीजिए। तो सोनल मानसें थी, ये भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित हैं। सोनल मानसें एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नर्तक हैं जो भरतनाट्यम और उड़ीसी में माहिर हैं। आपको जो भी ऑप्शन में दिया हो मेनली एक किससे हैं? भरतनाट्यम से संबंधित हैं। तो भरतनाट्यम से संबंधित हैं। चलिए 1940 में गांधी जी ने किस आंदोलन में भाग लिया था? महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार की युद्ध नीति का विरोध करने के लिए 1940 में अहिंसात्मक इनने क्या शुरू किया गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। ये कहाँ से शुरू किया था? पवनार आश्रम से शुरू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत के 24वें नंबर के चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो 24वें नंबर के चुनाव आयुक्त हैं जो सुशील चंद्रा हैं। इनने सबसे कब से पदभार संभाला है? सुशील चंद्रा ने 13 अप्रैल 2021 से 14 मई 2022 तक पदभार संभाला। इसके पहले 23 में थे कौन? सुनील अरोड़ा। 2 दिसंबर से 2018 से लेकर 12 अप्रैल 2021 तक इनने संभाला था। 22वें समझ के समझें तो ओपी रावत, ओम प्रकाश रावत, और 21वें NK ज्योति थे। इनको याद करके चलिए, आपसे 24 में पूछा गया है और पूछ सकते हैं, तो इनको याद करके चलिए। अब देखते हैं जो साइंस में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बहुत सरल क्वेश्चन पूछा गया है, भोजन का पाचन किस प्रकार का परिवर्तन है? तो 2 परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन होता है और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। तो जो भोजन का पाचन है वो कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन है। भोजन के पाचन में विभिन्न एंजाइम और रसायन शामिल होते हैं। तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक क्यों है? क्योंकि एक बार पाचन होने के बाद पुनः वो चीज़ नहीं बन पाती, इसलिए रासायनिक परिवर्तन है। जैसे बर्फ़ जम जाती है और फिर से पानी बन जाती है, तो वो उसको बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, जो दोबारा उसमें बदल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष है, ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। यह खगोलीय दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर, जो कि बहुत लंबी दूरी है। और कितने मतलब जो पारसेक होती है, इससे बड़ी दूरी कितने के बराबर होती है? तो 3.26 लीप ईयर के बराबर होती है, प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। चलिए प्रमुख भौतिक राशियां देख लें और उनके मात्रक देख लें। तो लंबाई का मात्रक है आपका मीटर, समय का सेकंड, आयतन का घन मीटर में मापा जाता है, बल का न्यूटन, वेग का मीटर पर सेकंड, ऊर्जा का जूल, दाब का पास्कल, विद्युत धारा का किलोवाट घंटा, ताप का केल्विन, विशिष्ट ऊष्मा जूल पर किलोग्राम में मापी जाती है, विद्युत धारिता का फैराडे हो जाएगा, ज्योति फ्लक्स का क्या है? लूमेन है। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, लूमेन है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, क्षेत्रफल का वर्गमीटर, घनत्व का किलोग्राम पर घन मीटर, त्वरण का वर्ग मीटर पर सेकंड, चाल का मीटर पर सेकंड, शक्ति का जूल पर सेकंड, या फिर इसको क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। कार्य का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर, या फिर इसको जूल भी बोलते हैं। विद्युत प्रतिरोध का ओम है, ऊष्मा का जूल है, विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा, ध्वनि तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है, और जो
हाइपरसोनिक लिखा है यहाँ पे, तो पराध्वनिक गति का क्या हो जाती है, मैक संख्या, जिसमें किसी भी वायुयान की चाल मापी जाती है उसको क्या बोलते हैं, मैक संख्या बोलते हैं। ठीक है, इसको याद करके चलिए, उसको क्या बोलते हैं, मैक संख्या बोलते हैं, जिसमें वायुयान रॉकेट वगैरह की चाल मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेबीज रोग में कौन सा वायरस होता है। ये क्वेश्चन क्लियर पता नहीं चल पाया है, लेकिन देख लेते हैं। रेबीज वायरस क्या करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र प्रणाली को क्या कर देता है, ये संक्रमित कर देता है, और क्या होता है, अंत में मस्तिष्क को प्रभावित कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो व्यक्ति होता है उसकी वो पागल होने लगता है, धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि जो मानसिक संतुलन है वो खो देता है। रेबीज वायरस परिधीय नसों के माध्यम से कहाँ तक पहुँचता है, मस्तिष्क तक पहुँच जाता है। रोग के ऊष्मायन अवधि जो कि काटने रेबीज के संपर्क में आने के अंतराल पर होती है, इसको क्या बोलते हैं, ऊष्मायन अवधि कहते हैं। जो भी रेबीज संक्रमित व्यक्ति है उसके संपर्क में आने पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम क्या है। जो फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है हाइपोविलियन, उसका नाम क्या है, सोडियम थायोसल्फेट, या फिर इसे दूसरा नाम क्या बोलते हैं, हाइपो भी कहा जाता है सोडियम थायोसल्फेट के लिए। इसका उपयोग किस में होता है, फोटोग्राफिक पेपर एवं फिल्म प्रसंस्करण के लिए होता है। आपने देखा होगा पुराने समय में वो बिना धुली फोटो के लिए एक विलयन में धो के रखते थे, तो वो यही है, सोडियम थायोसल्फेट ही है। जिम्नोस्पर्म से एक क्वेश्चन आया था, कल एंजियोस्पर्म से पूछा गया था, आज जिम्नोस्पर्म से एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप हमें कमेंट करके बताइए क्वेश्चन कैसा आया था, तो इसके बारे में आपको समझा सकें। अगला क्वेश्चन देखें, अचार परिरक्षण में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है। तो अचार के परिरक्षण में कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है, सबसे पहले नमक और एसिटिक एसिड। इसका उपयोग मछली को ठीक करने और अचार के संरक्षित करने के लिए किया जाता है। अब डिपेंड करेगा एक आपके ऑप्शन पर, तो इसका सोडियम बेंजोएट भी आंसर हो सकता है। तो दोनों याद करके चलिए आप, सोडियम बेंजोएट और ये आ जाएगा, तो इसको भी लगा सकते हैं, नमक और एसिटिक एसिड, क्वेश्चन के हिसाब से जो भी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखें, विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। एम्पियर की परिभाषा क्या होती है, किसी परिपथ में एक कूलम आवेश एक सेकंड में प्रवाहित होता है, तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना हो जाता है, 1 एम्पियर हो जाता है। ये विद्युत धारा एम्पियर की परिभाषा हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, आपको ये जानकारी यूजफुल लगे, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो ज़रूर बताइए, जिससे आने वाले कैंडिडेट्स के लिए हम सही क्वेश्चन और जानकारी उपलब्ध करा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।